सबसे पहले हम ये जानते हैं ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो डिफिनेशन बताने से अच्छा है एक एग्जाम्पल से बताया जाए कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, कह रहा है कि 2 मोल ए तथा 3 मोल बी आपस में अभिक्रिया करते हैं और रिएक्शन इस तरह से दिया है कि A + B गिव्स AB, है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए ए के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या लिखा है 1। अगर बी के पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चलते हैं 1। ये क्या बता रहा है, ये जो 1 है, ये क्या बता रहा है कि ए और बी किस अनुपात में खर्च हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि ए और बी जो है 1:1 के अनुपात में खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि जितनी मात्रा ए की लग रही है ठीक उतनी ही मात्रा किसकी लग रही है, बी की लग रही है। मतलब अगर ए का यहाँ 1 मोल है तो बी का भी कितना मोल लेना पड़ेगा, 1 मोल। अगर ए का यहाँ 2 मोल है तो बी का भी कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। अगर यहाँ ए का 3 मोल है तो बी का भी कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल। तो ये जो नंबर है ये इसी के बारे में बता रहा है कि ए और बी किस अनुपात में खर्च हो रहे हैं। आइए अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसको ध्यान समझिए। कह रहा है कि 2 मोल ए और 3 मोल बी आपस में अभिक्रिया करते हैं। और देखिए अब रेशियो क्या बता रहा है कि जितना ए लेना है उतना ही क्या लेना है, बी लेना है। आइए देखते हैं। तो दिया है आपको ए कितना मोल लेना है, 2 मोल। तो आप यहां पर लिख देते हैं कि ए कितना मोल लिया गया, बोलिए 2 मोल लिया गया। अब इसके अनुपात के अकॉर्डिंग जितना ए लिया गया है उतना ही क्या लेना है, बी लेना है। तो हमने बी भी कितना मोल ले लिया है, 2 मोल ले लिया है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है उधर कुछ देर बाद ध्यान दीजिएगा। पहले इधर देखिए ए के कितने मोल ले लिए हमने, 2 मोल, और बी के कितने मोल ले लिए, 2 मोल। हमारे पास क्या है उससे में मतलब नहीं है। घर में आपके एक डिब्बा चीनी रखी रहती है पर चाय में उतनी ही चीनी डाली जाती है जितने काम की है। यहाँ काम की कितनी, बी की कितनी मात्रा काम की है, जितनी ए की मात्रा है उतनी बी की मात्रा लेनी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमने बी की 2 मोल लिया है, तो सॉरी ए का 2 मोल हमने लिया है तो बी का भी कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। अब समझिएगा, अब बताइएगा शेष मात्रा के बारे में। आप बताइएगा शेष मात्रा हमारे पास कितना था, कितना हमने यूज कर लिया, अब शेष मात्रा किसकी कितनी बची है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास ए के 2 मोल थे, हमने 2 मोल यूज कर लिए। अब जो शेष मात्रा बची ए की वो कितनी बची, 0 मोल बची है। अब बताइए हमारे पास बी के कितने मोल थे, 3 मोल थे, पर बी के हमने कितने मोल खर्च किए बताइए, 2 मोल। अब हमारे पास कितने मोल बच गए हैं, बी के 1 मोल बच गए हैं। तो आप देख रहे हैं, अब समझिए ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो खत्म हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। यहां आप देख पा रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में ए की मात्रा सबसे पहले खत्म हो रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। बात समझ में नहीं आ रही है, फिर से देखिए यहां पे हमारे पास ए के 2 मोल थे, 2 के दोनों खर्च हो गए तो हमारे पास कितने मोल, इसके कितने मोल बचे, 0। पर बी के तो 3 मोल थे, बी पूरा का पूरा नहीं खर्च हुआ, हमारे पास बी के 1 मोल बच गए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले जो खत्म हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। इसका मतलब यहाँ पे जो ए है, ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एलआर का काम कर रहा है। आइए एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि एलआर क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। मान लीजिए ये हम हैं, ये हम हैं, हमारा नाम क्या है, अर्पित, ये हम हैं। और मान लीजिए ये आप हैं, आपकी बात हो रही है, अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा आप कौन कौन है। ठीक, हम दोनों लोग में डील हुई कि आइए हम लोग एक बॉल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, बॉल। ध्यान समझिएगा ये क्या है, बॉल है। अब आपने कहा कि ठीक है आप हमको पढ़ा रही हैं, ठीक बात है, पर बॉल खरीदते समय ये नहीं देखा जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपका कम पैसा लगेगा ना। आप पढ़ा रहे हैं ठीक हो, अच्छी बात है, पर बॉल खरीदते समय पैसे की साझेदारी दोनों लोग की बराबर होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। और हाँ ये बात जानती थी कि हमारे पास उस समय कितने रुपए थे, मान लीजिए 20 रुपए थे और आपके पास कितने रुपए थे, 25 रुपए थे। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा हम लगाएंगे, बराबर की साझेदारी रहेगी। हम लोग दुकान पर गए, दुकान पर हमने पता किया कि ये बॉल कितने की है, तो पता लगा जो बॉल का दाम था वो कितना रुपए था, 40 रुपए था। तो आपने में पहले कंडीशन दे दी कि जितना पैसा हमें लगाना है उतना ही आपको भी लगाना है, मतलब दोनों लोग की हिस्सेदारी बराबर की रहेगी। तो इसका मतलब अगर 40 रुपए की बॉल थी तो हमें इसमें से कितना खर्च करना पड़ेगा बताइए, 20 रुपए, और आपको भी इसमें से कितना खर्च करना पड़ेगा बताइए, 20 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं शेष रुपए की मात्रा कितनी बची, शेष रुपए। चलिए बताइएगा, आप लोग खुद बोलेंगे, बताइए
हमारे पास कितना शेष रुपए बचेगा, तो हमारे पास 20 रुपए था और पूरा का पूरा सबसे पहले खर्च हो गया, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, अब बताइए 0 रुपए बचेंगे। आपके पास कितने रुपए थे, 25 रुपए थे, आपने खर्च कितने किए, 20 रुपए, अब आपके पास कितने रुपए बच गए हैं, 5 रुपए बच गए हैं। तो इसका मतलब अगर इसे एक रासायनिक अभिक्रिया समझा जाए पैसे की साझेदारी को, तो सबसे पहले किसका पैसा खत्म हुआ, हमारा पैसा खत्म हुआ, मतलब जो हमारा पैसा है वही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले जो खत्म हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एलआर बोलते हैं। बात समझ में? और सुनिए, अब एलआर को छोड़ने के पश्चात जो भी चीज बच गई, जैसे यहां पर क्या बच गई है, बी बच गई है, एलआर को छोड़ने के पश्चात अब जो भी चीज बच जाएगी उसे हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त अभिकर्मक। नाम सुन लीजिएगा, उसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, अतिरिक्त अभिकर्मक, अतिरिक्त अभिकर्मक। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। और इसको हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले जो खत्म हो जाएगा उसे लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। ये देखिए डेफिनेशन आपके सामने है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक यानी LR कहते हैं। आगे कह रहा है कि सीमांत अभिकर्मक को छोड़कर जितने भी अभिकारक बच जाते हैं उसे अतिरिक्त अभिकर्मक बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट यानी अतिरिक्त अभिकर्मक कहा जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि कैसे हम जानेंगे कि कहां पर एलआर चेक करना है, कहां पर लिमिटिंग रीजेंट चेक करना है कि हां वहां लिमिटिंग रीजेंट हो सकता है, और किस तरह से लिमिटिंग रीजेंट के न्यूमेरिकल्स को लगाना है। हम तो जान गए कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, पर इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यहीं पर हमको लिमिटिंग रीजेंट चेक करना है। आइए उसके भी मेथड्स को देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, कह रहा है कि मेथड फॉर क्वेश्चन, किस तरह से मेथड पे हम इसके रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कहां पर चेक करना है कि सीमांत अभिकर्मक हो सकता है, तो देखिए ध्यान से, एक से ज्यादा अभिकारक का मान दिए रहने पर वहां क्या चेक करना है, सीमांत अभिकर्मक चेक करना है। बात ध्यान समझिएगा। अगर हम अपने सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर बढ़ें तो देखिए कैसे हमने जाना कि यहां एलआर का केस हो सकता था। तो यहां देखिए ए और बी आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, AB। तो यहां ए की मात्रा भी दी है और बी की मात्रा भी दी है, मतलब एक से ज्यादा अभिकारकों का मान दिया है। तो जब भी एक से ज्यादा अभिकारकों का मान दिया रहेगा आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या चेक करना है, एलआर चेक करना है। तो ये तो आप जान गए कि कहां पर एलआर चेक करना है। फिर से एकदम RBI है कि एक से ज्यादा अभिकारक का मान दिए रहने पर हमें किसका मान चेक करना है, सीमांत अभिकर्मक का। फिर से एक से ज्यादा अभिकारक का मान अगर दिया है तो वहां सीमांत अभिकर्मक हो सकता है, वहां सीमांत अभिकर्मक चेक करना है। अब देखिए कैसे, रूल अब देख लीजिए। सबसे पहले क्या है रूल, भाई सीमांत अभिकर्मक चेक करने का रूल क्या है, सीमांत अभिकर्मक जानने का रूल क्या है, और सीमांत अभिकर्मक के न्यूमेरिकल्स लगाने का रूल क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप कह रहा है, सबसे पहला स्टेप सेम वैसे स्टोइकियोमेट्री की तरह है, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। पहला स्टेप यही है कि जो केमिकल रिएक्शन और जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड स्टेप जो एकदम सेम वैसे ही है, बस हल्का सा यहाँ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दी गई जानकारी को हमें किसमें परिवर्तित कर लेना है, मोल में। अगर मोल में दिया है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले दी गई जानकारी को आप मोल में परिवर्तित करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब जितने भी अभिकारक वहां पर उपस्थित हैं सभी अभिकारकों के लिए मोल बटे गुणांक का मान निकालना है। जितने भी अभिकारक होंगे सब के लिए आपको क्या निकालना है, मोल बटे गुणांक का मान निकालना है, जैसे स्टोइकियोमेट्री में निकालते थे। बात समझ में आई। इसके बाद जिसका मोल बटे गुणांक छोटा होगा वही क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक यानी एलआर होगा। फिर से, जिसका भी मोल बटे गुणांक का मान छोटा होगा वही जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब पूछे गए अभिकारक तथा उत्पाद का मान सीमांत अभिकर्मक की सहायता से ज्ञात करना है। मान लीजिए ऐसे देखिए, ए है हमारे पास, बी है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। रिएक्शन में इसकी भी वैल्यू हमें दे दी है, इसकी भी वैल्यू दे दी है, एक से ज्यादा अभिकारक की वैल्यू दी है, मतलब सीमांत अभिकर्मक का केस है। हमने चेक किया किसी तरीके से, जो ये रूल है इनको लगाकर चेक किया, तो सीमांत अभिकर्मक मान लीजिए क्या आ गया, ए आ गया। एलआर कौन आ गया, ए आ गया। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। अब हमसे यहां से AB का मान पूछ लेगा बताइए A के इतने मोल और B के इतने मोल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, बताइए AB के कितने मोल बनेंगे।
तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो क्या कह रहा है कि अभिकारक, पूछे गए अभिकारक तथा उत्पाद, हो सकता हो ए बी सी भी होता, तो सी का मान पूछ सकता था। मतलब ये समझिए एलआर चेक करने के बाद हमें ये एलआर कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद जिसका भी मान पूछा रहेगा, चाहे अभिकारक का पूछा रहेगा चाहे उत्पाद का पूछा रहेगा, उसे हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे? एलआर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वो देखिए ऐसे हम ये कह रहे हैं आपसे कि जिसका भी पूछेगा, जैसे आप एलआर कंफर्म हो गया, एलआर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मोल बटे गुणांक। चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, गुणांक किसका? एलआर का। एलआर का ये बराबर कर दीजिए किसके? जिसका पूछा है उसके मोल बटे गुणांक के। तो मोल बटे गुणांक किसका? बताइए, जिसका पूछा है। क्या? जिसका पूछा है, जिसका पूछा है। बस इतना आप कर देंगे तो जिसका पूछा है तुरंत उसका आंसर में मिल जाएगा। अभी आप देखिए हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने चले हैं। आइए ध्यान से एकदम देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा है कि 4 मोल ए 8 मोल बी से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके A2B3 अणु का निर्माण करता है और रिएक्शन आपको दे दिया है 2A + 3B गिविंग A2B3। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला तो आपको क्या बताना है? सीमांत अभिकर्मक। दूसरा तो क्या बताना है? अतिरिक्त अभिकर्मक। और तीसरा तो क्या बताना है? A2B3 के कितने मोल का निर्माण हुआ है। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ A के 2 मोल, A 2A है, यहाँ 2A है, 3 भी है, यहाँ 3 भी है, रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कहता है कि दी गई जानकारी मोल में होनी चाहिए। बधाई हो, A के कितने मोल दिए हैं? 4 मोल, ये मोल में है। B के कितने मोल दिए हैं? 8 मोल, ये भी मोल में है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, अब कह रहा है कि जो अभिकारक हैं उनका मोल बटे गुणांक लिखिए। चलिए देखिए, आइए ध्यान से। अभिकारक यहाँ A है और क्या है? B है। तो सबसे पहले अभिकारकों का मोल बटे गुणांक, तो मोल किसका लिखना है बताइए? A का बटे गुणांक यहाँ लिखेंगे। और मोल बटे गुणांक किसका लिखना है? B का। तो देखिए ध्यान से, मोल किसका लिख रहे हैं हम लोग? B का, बटे गुणांक किसका लिख रहे हैं? B का। तो गुणांक लिख ले रहे हैं। आइए चलिए ठीक है, गुणांक इस तरह से लिख रहे हैं। किसका? B का ही। यहाँ किसका गुणांक लिखना है बताइए? A का। यहाँ किसका गुणांक लिखना है बताइए? B का। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं, बताइए। A के कितने मोल दिए हैं? तो A के 4 मोल दिए हैं, तो यहाँ हम लोग 4 ऐसे लिख देंगे, बटे। अब A का गुणांक कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। अब B के कितने मोल दिए हैं? तो B के 8 मोल दिए हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? 8 बटे। B का गुणांक कितना है? तो B का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 3। देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, ये कैसे कटेगा? 3 दूना 6, 2 8, लगभग 2.6 होगा। तो आप देख रहे हैं जो A के लिए मोल बटे गुणांक का मान आया वो कितना आ गया? 2 आ गया है। और जो B के लिए मोल बटे गुणांक का मान आया वो लगभग कितना आया? 2.6 आया है। अब बताइए ये वाली वैल्यू स्मॉल है कि नहीं है? छोटी है कि नहीं है? किसकी वैल्यू, किसके मोल बटे गुणांक की वैल्यू छोटी आ रही है? तो A के मोल बटे गुणांक की वैल्यू छोटी आ रही है। बस हमारा जवाब मिल गया। यहां से हम कह सकते हैं कि LR कौन होगा? सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? A होगा। मतलब इस अभिक्रिया में सबसे पहले कौन खत्म होने जा रहा है? तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में A खत्म होगा, इसलिए A ही यहां पर क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। चलिए पहला तो हमें आंसर मिल गया, यहां से सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? A होगा। अब आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अतिरिक्त अभिकर्मक कौन होगा? मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? तो हमने कहा था सीमांत अभिकर्मक को छोड़कर जो भी अभिकारक हैं सब के सब क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त अभिकर्मक। तो A को छोड़कर अब केवल क्या बचा है? B बचा है। तो एक्सेस रिएजेंट यानी अतिरिक्त अभिकर्मक यहाँ पर कौन होगा? B, यानी अतिरिक्त अभिकर्मक का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अच्छी बात है। अब आगे चलिए, अब आगे जो कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि A2B3 के कितने मोल का निर्माण हुआ? देखिए हमने कहा था जिसकी वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू पूछ दिया है? A2B3 के कितने मोल का निर्माण हुआ। हमने आपको रूल लिखाते समय बता दिया था कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? LR के रिस्पेक्ट में। आइए अप्लाई करके देखते हैं। तो A2B3 के मोल निकालने हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? LR। LR यहाँ पर कौन है? A यहाँ पर क्या है? LR। चलिए तो LR का पहले मोल बटे कोफिशिएंट लिखिए। तो मोल बटे कोफिशिएंट क्या होगा? मोल हम लोग लिखने चल रहे हैं किसका? A का। मोल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A के, बटे इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना होगा बताइए? 2 होगा। इसको बराबर कर दीजिए, किसके बराबर? जिसका पूछा है A2B3 का। तो यहाँ लिखिए मोल यहाँ किसके लिखने हैं हम लोगों को? A2B3 के लिखने हैं, A2B3 के, बटे इसका गुणांक क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए एक मोल कितने हैं यहाँ पर? तो A के क्वेश्चन में दिए हैं 4 मोल,
तो यहाँ हम लिखेंगे 4 मोल बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब यहाँ मोल A2B3 के यही तो निकालने हैं, तो मोल यहाँ लिखना है A2B3 बटे क्या हो जाएगा 1। देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो मोल आ गए A2B3 के। तो कितने आ गए मोल किसके A2B3 के, A2B3 के। इसका आंसर कितना आ गया 2 मोल आ गए। बताइए कितने आसानी से निकल गया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो A2B3 के कितने मोल आ गए 2 मोल, ये भी आंसर में मिल गया, इसके हमें 2 मोल मिल गए हैं। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। जिसका पूछा है उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे LR के। हम लोग क्या करेंगे LR का मोल बटे गुणांक लिखेंगे और जिसका पूछा है उसका मोल बटे गुणांक लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, हल कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए और न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। जैसे अगला न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा है कि A2 के 1 मोल दिया है और B के 2 मोल दिए हैं, से अभिक्रिया करके A2B3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया ये दे दिया है A2 + 3B गिव्स A2B3। क्या क्या ज्ञात करना है? अच्छा, सही कथन चुनना है। पहला B सीमांत अभिकर्मक है, दूसरा A2 सीमांत अभिकर्मक है, तीसरा 2/3 मोल A2B3 का निर्माण हुआ है, चौथा 1 तथा 2 दोनों सही है। देखिए ऑप्शन में जिन जिन चीज़ों की चर्चा किया है ना, सबको फाइंड आउट कर लीजिए, सबको। ऐसा नहीं कि आप सीधे LR निकालेंगे चुन के मार देंगे, नहीं। आप देखिए एक तो सीमांत अभिकर्मक की चर्चा किया है और एक तो इसकी भी चर्चा किया है, क्या कि A2B3 का निर्माण कितना निर्माण हुआ है। तो आप पहले इसका मतलब 2 चीज़ आपको इस क्वेश्चन में पूछी है। क्या क्या पूछी है? एक तो LR यानी सीमांत अभिकर्मक क्या है, दूसरा A2B3 के कितने मोल बन रहे हैं। आइए पहले LR चेक करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन हाँ, सबसे पहला स्टेप जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं A2 3B, तो रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा स्टेप गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में होनी चाहिए, मोल में। तो आप देख रहे हैं A की भी मात्रा मोल में है और B की मात्रा मोल में है। तीसरा स्टेप अभिकारकों के लिए मोल बटे गुणांक लिखिए, मोल बटे गुणांक। तो चलिए सबसे पहले अभिकारक यहाँ कौन है, A2 है और कौन है, B है। तो मोल किसका लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर मोल लिखेंगे A2 का, A2 के मोल बटे गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर किसका लिखना है, B का लिखना है, तो मोल लिखने हैं यहाँ पर B के, तो B के मोल बटे B का गुणांक अब यहाँ कितना है 3 है, चलिए 3 हो गया। अब चलिए A2 के कितने मोल दिए हैं, 1 मोल दिए हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे A2 के मोल 1 मोल बटे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉमा। अब B के कितने मोल दिए हैं, तो B के यहाँ पर 2 मोल दिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। आप देखिए छोटी वैल्यू किसकी है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या आ गया बताइए 1 आ गया है A के लिए मोल बटे गुणांक, और B के लिए ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 0.6, 3 से घटा रहा 66, लगभग 0.66 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए किसके मोल बटे गुणांक का मान छोटा है, B के लिए जो मोल बटे गुणांक का मान है वो छोटा रहा है। इसका मतलब पहली बात तो कंफर्म हो गई, जो LR होने वाला है वो कौन होगा, B होगा। भाई हमने कहा था जिसका मोल बटे गुणांक का मान छोटा होगा वही LR बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर LR का काम कौन कर रहा है, B कर रहा है। चलिए एक बात तो हमें पता चल गई, लेकिन अभी ऐसे देख के तुरंत इस पर मत मार दीजिएगा कि B सीमांत अभिकर्मक आया तो ऑप्शन नहीं हम लोग टिक कर दें, नहीं। अभी और भी चर्चा किया है कि A2B3 का निर्माण कितना हुआ, ये भी डिस्कस कर लीजिए, हो सकता हो ये वाला भी ऑप्शन सही हो। तो A2B3 का हमने कहा जिसका पूछा है, जिसका मान, उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, LR के रिस्पेक्ट में। चलिए पहले LR का मोल बटे गुणांक लिख लीजिए। LR कौन आया है, B, तो मोल किसका लिखना है बताइए, B का मोल बटे इसका गुणांक लिखना है। तो इसका गुणांक कितना बताइए, यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। बराबर कर देना है किसके बराबर, जिसका पूछा है A2B3 का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल किसके मोल लिखेंगे, A2B3 के, और इसका गुणांक देखिए तो A2B3 का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये क्या है बोलिए 1 है। चलिए ठीक। अब बोलिए B के कितने मोल यहाँ पर दिए हैं, 2 मोल लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे 2 मोल बटे यहाँ क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा, मोल किसका, A2B3 का, मोल किसका, A2B3 का। ये देखिए तो A2B3 के यहाँ से कितने मोल आ गए, 2/3 आ गए। ओ हो, मतलब ये भी बात सही है कि 2/3 मोल A2B3 का निर्माण हुआ। पहला वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, चौथा वाला, क्योंकि वही बोल रहा है कि 1 तथा 2 दोनों सही है। यहाँ 2 नहीं होगा, सॉरी 3 होगा ऑप्शन, तो 1 तथा 3 यहाँ दोनों सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन, फाइनल वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील के बर्तन में भरी हुई 10 ग्राम हाइड्रोजन
तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन विस्फोटित होती है तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न जल की मात्रा होगी। पहले इसका रिएक्शन आइए लिखते हैं। रिएक्शन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विस्फोटित हो रही है। कैसे रिएक्शन होगा इनका, देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, H2O। तो हमने कहा सबसे पहला स्टेप क्या था, जो अभिक्रिया है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। तो अब ये आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आपसे पूछा है इसमें उत्पन्न जल की मात्रा बताइए, मतलब इसकी मात्रा पूछ रहा है। आपको पता है जिसकी मात्रा पूछता है उसे निकालते हैं LR के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखिए कैसे हम जाने LR का केस है, तो देखिए हाइड्रोजन का भी मान दिया है, ऑक्सीजन का भी मान दिया है। एक से ज्यादा अभिकारक का मान दे देगा तो तुरंत समझ जाइएगा वो किसका केस है, LR का केस है। आइए देखते हैं आगे। अब कैसे, सबसे पहले LR में फाइंड आउट करना है। LR के लिए क्या करना पड़ेगा, अभिकारक जो है ये अभिकारक, इनके लिए मोल बटे गुणांक, जिस मोल बटे गुणांक का मान छोटा होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, LR है। चलिए लिखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, मोल किसका लिखना है बताइए, H2 का, बटे गुणांक, तो गुणांक कितना हो जाएगा 2, और मोल किसका लिखना है, O2 का, तो मोल लिखिए यहाँ पर किसका, O2 का, और बटे गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। पर ये बात जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, और हमने स्टेप में बताया था कि दी गई इंफॉर्मेशन किस में होनी चाहिए, मोल में होनी चाहिए। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इधर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हमको इसको पहले ही कर देना था। चलिए देखिए, आप लोग स्टेप से कीजिएगा। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन मोल में कैसे चेंज होगा, हाइड्रोजन कितना है, 10 ग्राम है, तो क्या करेंगे, इसी वेट में जो दिया गया द्रव्यमान है इसी में इसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, तो अब ये मोल में कैसे कन्वर्ट होगा, 10 ग्राम दिया गया द्रव्यमान है, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 2 होगा, तो 2 हो गया, 2 पंचे 10, तो इसके कितने मोल आ गए बताइए, 5 मोल आ गए, ठीक, 5 मोल आ गए। तो हाइड्रोजन कितने मोल आ गए हैं, 5 मोल। अब 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 64 ग्राम है। चलिए 64 ग्राम, इसको भी इसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, तो 64, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32, तो ये हो गया 32 दूना 64, तो इसके कितने मोल आ गए बताइए, 2 मोल आ गए। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए बताइए, ये जो हाइड्रोजन है इसके कितने मोल हो गए, 5 मोल हो गए, और ये जो ऑक्सीजन है इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। चलिए ये इन्फॉर्मेशन में मिल गई। अब दी गई चीजें मोल में है, काम हमारा आसान हो गया। अब पहले हाइड्रोजन का मोल लिखिए, हाइड्रोजन के मोल यहाँ कितने हैं, 5 मोल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के मोल लिखिए, तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 1 हो जाएगा। आप स्वयं देख पा रहे हैं, इसको हल करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.5, और इसको ये तो है ही, ये कितना है, 2 है। आप खुद देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, स्मॉल है, और ये किसकी वैल्यू है, किसके मोल बटे गुणांक की है, तो ऑक्सीजन के। यानी हमें यहाँ एक बात कंफर्म हो गई कि जो LR होगा वो LR कौन होगा बताइए, ऑक्सीजन होगा। LR कौन होगा, ऑक्सीजन। चलिए अब हमसे पूछा है कितने मोल जल का निर्माण हो रहा है, तो जिसका मान पूछा है उसे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, उसे हम लोग LR के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ पर, LR के रिस्पेक्ट में निकालना है। चलिए एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया। अब आइए जिसका मान निकालना है, H2O का कितना मोल बना है, तो जिसका निकालना है उसको LR के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या लिखेंगे, LR का मोल बटे गुणांक, LR कौन है, ऑक्सीजन है, तो लिखिए मोल, किसका मोल लिखने बताइए, O2 का, और बटे गुणांक इसका कितना है, 1, बराबर कर दिए किसके साथ, जिसका पूछा जल है, तो यहाँ लिखना है मोल किसका, H2O का, बटे इसका गुणांक, तो गुणांक किसका कितना होगा बोलिए, 2 होगा। चलिए ऑक्सीजन के कितने मोल आए हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मोल हैं, तो ऐसे 2 मोल यहाँ लिख लीजिए, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 1, बराबर H2O के कितने मोल हैं, यही तो हमें पता करना है। तो चलिए मोल किसके पता करने बताइए, H2O के पता करने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए H2O और बटे क्या हो जाएगा, 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल किसका आ जाएगा, H2O का, मोल H2O का बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो H2O के कितने मोल आ गए बताइए, 4 मोल यहाँ पर आ गए हैं। बात समझ में आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। H2O के कितने मोल यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, 4 मोल प्राप्त होंगे। आप हर बार देख पा रहे हैं प्रोसेस हर बार सेम है, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। ये जानती रहिएगा, एक से ज्यादा अभिकारक के मान दिए रहने पर LR का केस हो सकता है, LR वहां पर चेक करना है। आइए लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आसानी से। देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है
यहाँ पर क्या था कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस के साथ मिलाने पर बनने वाले HCl के कितने मोल होंगे। सबसे पहले अभिक्रिया लिख लीजिए, क्या क्या कह रहा है सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है। एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पर क्या बना रहा है, HCl का निर्माण कर रहा है। पहले से बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए बैलेंस हो गया। अब कह रहा है कि HCl के कितने मोल बन रहे हैं, तो आपको पता है जिसका मान पूछा है, पहली बात तो ये देखिए एक से ज्यादा अभिकारक का मान दिया है, मतलब कि LR का केस हो सकता है, और पूछा है HCl का मान, तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, LR के रिस्पेक्ट में। तो पहले LR हमें पता करना है LR कौन है, तो उसके लिए पहला स्टेप अभिक्रिया आपकी बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है। दूसरा स्टेप दी गई जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो मोल में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लीटर में दिया है, यहाँ भी लीटर में दिया है, तो पहले जो भी दी गई जानकारी है उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, बोलिए मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए यहाँ हम लोग ऐसे लाइन खींच ले रहे हैं क्योंकि हमें दी गई जानकारी को मोल में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन के 22.4 लीटर हैं, तो ध्यान से देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 22.4 लीटर है। आपको पता है N= क्या होता है, N= होता है V/22.4, मतलब जो भी आयतन दिया है उसमें अगर 22.4 से हम लोग भाग दे देंगे तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीटर कितना दिया है 22.4 ही, इसी में 22.4 से भाग दे दीजिए, 22.4 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितने आ गए बताइए, 1 मोल आ गए इसके। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के, ये जो हाइड्रोजन है इसके कितने मोल दिए हैं, 1 मोल दिए हैं। चलिए ये बात हमें कंफर्म हो गई। अब देख लीजिए Cl2 के कितने मोल हैं, तो ये फोकस कीजिए Cl2 के मोल। देखिए Cl2 के कैसे पता चलेंगे, तो फिर वही बात, जो आयतन दिया है कितना दिया है, 11.2 दिया है, 11.2 इसमें भाग दीजिए 22.4 से, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल आ जाएंगे। तो इसका मतलब Cl2 के कितने मोल दिए हैं हमें, 1/2 मोल दिए हैं, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं Cl2 के 1/2 मोल। चलिए रिएक्शन में मर्ज नहीं हो रहा है, ऐसे हम लिख दिए 1/2 मोल। तो हाइड्रोजन के 1 मोल हैं और क्लोरीन के कितने हैं, 1/2 मोल हैं, अच्छी बात है। आइए अब हम लोग अपने प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरा काम, दी गई जानकारी मोल में हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जानकारी मोल में हो गई। तीसरा काम, अब अभिकारकों के लिए मोल बटे गुणांक का मान लिखना है, तो लिखिए अभिकारक एक तो ये है और एक तो क्या है, ये है। सबसे पहले लिखिए मोल किसका लिखेंगे बताइए, हाइड्रोजन का, तो मोल हाइड्रोजन का बटे इसका गुणांक, तो कितना होगा 1। अब मोल किसका लिखना है, क्लोरीन का, तो मोल क्लोरीन का यहाँ लिखेंगे बटे इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1। देखिए हाइड्रोजन के मोल यहाँ कितने हैं, तो 1 मोल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, चलिए ठीक है। और क्लोरीन के मोल तो कितने हैं, 1/2 हैं, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, तो 1/2/1 का मतलब क्या होगा, 1/2 ही होगा। आप खुद देख रहे हैं ये क्या आ गया बताइए, 1 आ गया, और ये क्या आ गया 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। आप खुद देखिए यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉल है, छोटी है। इसका मतलब यहाँ पर जो LR होने वाला है वो कौन होने वाला है बताइए, क्लोरीन होने वाला है, तो Cl2 यहाँ पर क्या हो गया है, LR हो गया है। चलिए ये बात हमारी कंफर्म हो गई। अब रूल कहता है कि जिसका भी मान पूछा है उसे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, LR के रिस्पेक्ट में, और हम लोग LR की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब पूछा क्या है, HCl के कितने मोल बनेंगे, तो LR के रिस्पेक्ट में। LR कौन है, Cl2 है, तो लिखिए क्या लिखेंगे, मोल यहाँ पर किसके लिखेंगे हम लोग, Cl2 के, मोल Cl2 के बटे इसका गुणांक, तो Cl2 का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 बराबर जिसका पूछा है HCl का, तो मोल किसके मोल यहाँ पर हो जाएंगे बताइए, HCl के, और बटे इसका गुणांक यहाँ पर कितना है, तो 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए मोल Cl2 के कितने हैं, तो Cl2 के 1/2 मोल दिए हैं, तो 1/2/1 का मतलब क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू। अब बताइए मोल किसके, HCl के, तो मोल यहाँ पर किसके में पता करने हैं, HCl के, तो HCl इस तरह से हो गया, और बटे क्या कर देंगे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए 2 को इधर भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा मोल किसके, HCl के, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/2, काट पीट देंगे कितना हो जाएगा, 1 मोल यहाँ पर हो जाएगा। यानी HCl के कितने मोल यहाँ पर बनने वाले हैं, 1 मोल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप विभिन्न एग्जाम्पल की मदद से देखें कि LR क्या होता है, कैसे हम लोग LR को प्राप्त करते हैं, कैसे पता करते हैं LR क्या है, और LR के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पढ़ाई करते रहिए।